नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर 2025 है। साल बस खत्म होने को है और हवा में एक छुट्टियों वाली खुमारी है। ऐसे में हम अक्सर थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया के धोखेबाज इसी बेफिक्री की ताक में रहते हैं। और ये मतलब सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये तो मनोविज्ञान का एक बहुत बहुत गहरा जाल है। धोखेबाज हमारी सबसे जो बुनियादी भावनाएं हैं ना, लालच, डर, भरोसा, उनको निशाना बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे इन भावनाओं को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है। हमारे पास साइबर दुनिया नाम की एक डिजिटल फ्रॉड और सुरक्षा रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। हम इसमें बताए गए घोटालों की परतें उधेड़ेंगे, उनके काम करने के तरीके को समझेंगे और जानेंगे कि इस जाल से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। रिपोर्ट का पहला हिस्सा उन घोटालों पर है जो इंसान की जल्दी अमीर बनने की हसरत का फायदा उठाते हैं। ये तो क्लासिक तरीका है। हाँ, और रिपोर्ट की पहली कहानी दिल्ली की एक महिला की है। उनके साथ एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी हुई। अच्छा। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, करीब करीब 23 लाख रुपए। बाप रे। और शुरुआत बहुत लुभावनी थी। उन्हें ऐप पर छोटे छोटे मुनाफे दिखाए गए। और ये छोटे मुनाफे ही जाल का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मनोविज्ञान में इसे फुट इन द डोर तकनीक कहते हैं। धोखेबाज पहले आपसे एक छोटी हाँ बुलवाते हैं, जैसे एक छोटा सा निवेश। जब आप उस पर थोड़ा मुनाफा देखते हैं तो आपका भरोसा बढ़ जाता है। इसके बाद जब वो एक बड़े निवेश के लिए कहते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से आपके लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो पहले भरोसे का एक पुल बनाते हैं। बिल्कुल। और फिर उसी पुल को उड़ा देते हैं। बिल्कुल। और हुआ भी यही। जैसे उस महिला ने एक बड़ी रकम निवेश की, वो ऐप और उसके पीछे के लोग सब गायब हो गए। भरोसे कोई हथियार बना लिया। सही बात है। और इसमें और चीज काम करती है, सोशल प्रूफ। जब आपको ऐप पर मुनाफा दिखता है तो आपके दिमाग को लगता है कि अरे ये सिस्टम काम करता है, शायद दूसरे लोग भी इससे कमा रहे हैं, इसलिए सुरक्षित होगा। जबकि वो सब कुछ सिर्फ एक धोखा होता है। बिल्कुल, बड़े जाल में फंसाने के लिए बनाया गया एक सेटअप। और ये सिर्फ मुनाफे के लालच तक ही सीमित नहीं है, है ना? रिपोर्ट में अमेरिका के एक बुजुर्ग दंपति का भी जिक्र है। उनके साथ लगभग 2 करोड़ रुपए का क्रिप्टो एटीएम फ्रॉड हुआ। 2 करोड़? हाँ, यहाँ तरीका एकदम अलग था। यहाँ लालच की जगह डर का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। धोखेबाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें फोन किया और किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। ओह। उन्हें इतना डरा दिया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बिटकॉइन एटीएम के जरिए धोखेबाजों को ट्रांसफर कर दी। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ डर। लेकिन नतीजा एक ही, सब कुछ लुट गया। यहाँ जो पैटर्न है वो बहुत दिलचस्प है। दोनों ही मामलों में, चाहे वो स्टॉक ऐप हो या पुलिस वाला बनकर डराना, एक चीज समान है। क्या? पीड़ित की सोचने समझने की क्षमता पर हमला करना। जब हम बहुत ज्यादा लालच या बहुत ज्यादा डर में होते हैं तो हमारे दिमाग का जो तार्किक हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा। हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और धोखेबाज इसी पल का इंतजार करते हैं। और क्रिप्टो वाले मामले में ये और भी ज्यादा साफ दिखता है। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी तकनीक चुनी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सही पकड़ा। क्रिप्टो जैसी नई और जटिल तकनीक का इस्तेमाल एक पर्दे की तरह किया जाता है। आम इंसान को नहीं पता कि ये कैसे काम करती है, इसे ट्रैक किया जा सकता है या नहीं। इस जानकारी के अभाव का फायदा उठाकर धोखेबाज खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाते हैं और पीड़ित को और ज्यादा असहाय महसूस कराते हैं। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है। क्या हर नई तकनीक अपने साथ धोखेबाजी के नए और ज्यादा शातिर तरीके भी लाती है? तो एक तरफ तो ये लोग हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब धोखा और भी ज्यादा निजी और डरावना हो जाए? रिपोर्ट में एक ऐसे ही स्कैम का जिक्र है जो डर को अगले स्तर पर ले जाता है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये नाम ही अपने आप में बहुत डरावना है। ये सिर्फ पैसे की ठगी नहीं, ये मानसिक अपहरण जैसा है। मानसिक अपहरण? हाँ, सोचिए, आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर कोई व्यक्ति है जो खुद को सीबीआई या पुलिस का बड़ा अधिकारी बता रहा है। ओके। उसके पीछे का दफ्तर, बात करने का लहजा, सब कुछ एकदम असली लगता है। फिर वो आप पर इल्जाम लगाता है कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी पार्सल मिला है या आपके बैंक खाते से आतंकवादियों को पैसा भेजा गया है। सुनते ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप पर गंभीर धाराएं लगने वाली हैं, लेकिन अगर आप जांच में सहयोग करें तो मामला सुलझ सकता है। और सहयोग का मतलब? पैसा। सहयोग का मतलब वो आपको वीडियो कॉल पे ही रहने के लिए मजबूर करते हैं, किसी और से बात करने से रोकते हैं। इसी को वो डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अच्छा। और इस मानसिक दबाव में
घबराहट में लोग मामला रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत काम करता है, अथॉरिटी बायस। अधिकार का पूर्वाग्रह है। हाँ, जब कोई व्यक्ति वर्दी में या किसी ऊंचे पद की धौंस लिखाकर बात करता है तो हम सवाल करना बंद कर देते हैं। हम उनकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं, भले ही वो कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो। और वीडियो कॉल इसे और असली बना देता होगा। बिल्कुल, आपको लगता है कि आप सच में एक अधिकारी से आमने सामने बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हमें वर्दी या पदवी देखकर सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए, पर उस तनाव के पल में ये याद रखना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए रिपोर्ट में दी गई ये जानकारी बहुत अहम है। साइबर पुलिस में बार बार साफ किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कभी भी वीडियो कॉल पर जांच नहीं करती और न ही इस तरह पैसे की मांग करती है। ये एक रेड फ्लैग है। हाँ, एक ऐसा खतरे का निशान जिसे हर किसी को पहचानना चाहिए। अगर कोई फोन पर खुद को अधिकारी बताकर पैसे मांगे तो सबसे समझदारी भरा कदम है कॉल काट देना और उस नंबर को ब्लॉक कर देना। बिल्कुल। अच्छा, अब तक जिन घोटालों की हमने बात की वे सब हमारी भावनाओं पर हमला कर रहे थे। हाँ, लेकिन रिपोर्ट का अगला हिस्सा उन घोटालों के बारे में है जहां धोखा पूरी तरह तकनीकी है, जहां हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद अपने ही खिलाफ एक बटन दबा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही अजीब स्कैम का जिक्र है, USSD कोड स्कैम। ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही शातिर तरीका है, क्योंकि ये आपके फोन के ही एक फीचर का आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। धोखेबाज आपको फोन करेगा और कोई लुभावना बहाना बनाएगा। जैसे आपकी कोई लॉटरी लगी है, या आपका KYC अपडेट होना है, या आपको 5G सर्विस एक्टिवेट करवानी है। फिर वो आपसे कहेगा कि इसके लिए आपको अपने फोन से एक खास कोड डायल करना होगा। और वो कोड कैसा होता है? वो कोड आमतौर पर 401 से शुरू होता है, जिसके बाद उनका 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। अच्छा। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये कोड कॉल फॉरवर्डिंग को बिना शर्त एक्टिवेट करने का कमांड है। कॉल फॉरवर्डिंग? हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति ये कोड डायल करता है, उसके मोबाइल नंबर पर आने वाली सभी कॉल्स तुरंत धोखेबाज के नंबर पर डाइवर्ट हो जाती हैं। ओह, इसका मतलब बैंक से आने वाला OTP कॉल भी? बिल्कुल, वही तो असली खेल है। अब धोखेबाज आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से लेन देन शुरू करता है। जब बैंक पुष्टि के लिए OTP भेजता है, जो कई बार एक ऑटोमेटेड कॉल के जरिए भी आता है, तो वो कॉल आपके फोन पर ना आकर सीधे धोखेबाज के पास पहुंच जाती है। हाँ, उसे OTP मिल जाता है और मिनटों में आपका खाता खाली हो सकता है। ये तो बहुत ही डरावना है। यहाँ धोखेबाज को आपका फोन हैक करने या सिम चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी नहीं, आपने खुद ही अपने घर के दरवाजे की चाबी उन्हें दे दी। यही इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी की एक साधारण सी जानकारी का अभाव भी कितने बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। और इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण है जो इन दिनों बहुत आम है। ये रिपोर्ट में WhatsApp पर नए साल की शुभकामनाओं के साथ भेजे जा रहे फर्जी संदेशों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। हाँ, ये तो हर त्योहार पर होता है। अरे, ये तो मेरे फैमिली ग्रुप में हर रोज आता है। इस लिंक पर क्लिक करें और देखें नए साल का जादू। और हम सब बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। धोखेबाजी इसी आदत का फायदा उठाते हैं। कैसे? वो हैप्पी न्यू ईयर या किसी त्योहार की शुभकामनाओं के संदेश में एक खतरनाक लिंक या फाइल छिपाकर भेजते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन में एक जासूसी सॉफ्टवेयर या मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ओह, और फिर वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो चुपचाप आपके फोन से आपकी निजी जानकारी चुराना शुरू कर देता है। जैसे कि आपके बैंक के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर, UPI पिन, सब कुछ आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सारी वित्तीय जानकारी धोखेबाजों तक पहुंच जाती है। तो अगर हम इन दोनों घोटालों को देखें, हाँ, USSD कोड और WhatsApp लिंक, हाँ, इनका सार निकालें तो मूल सिद्धांत एक ही है। वो क्या है? पीड़ित से अनजाने में एक ऐसी कार्रवाई करवाना जिसके नतीजे उन्हें मालूम नहीं है, चाहे वो एक कोड डायल करना हो या एक अनजान लिंक पर क्लिक करना। दोनों ही मामलों में पीड़ित खुद ही धोखेबाज के लिए दरवाजा खोल देता है। सही बात है। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो ये डिजिटल साक्षरता के महत्व को उजागर करता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या खतरे हो सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने अलग अलग तरह के घोटाले देखे, लालच वाले, डर वाले, तकनीकी वाले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक आम आदमी इनसे बचने के लिए करे तो करे क्या? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि हमारी आदतों में छिपा है। रिपोर्ट में कुछ बहुत सीधी और कारगर सलाहें दी गई हैं। जैसे पहली,
किसी भी अनजान कॉल या वीडियो कॉल पर भरोसा ना करें, खासकर अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर डराए या धमकाए। बिल्कुल। दूसरी, किसी के भी कहने पर कोई भी अनजान कोड, खासकर स्टार से शुरू होने वाला कोड, अपने फोन में डायल ना करें। ये बहुत जरूरी है। तीसरी, निवेश के ऐसे ऑफर से बचें जो गारंटीड और बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करते हों। कोई भी निवेश करने से पहले कंपनी की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। सही बात है। और सबसे अहम, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, भले ही वो किसी दोस्त या रिश्तेदार ने ही क्यों ना भेजा हो। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि उनका अकाउंट भी हैक हो गया हो। बिल्कुल। ये सभी सलाहें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम इनके पीछे का मूल सिद्धांत समझें तो वो है संदेह करना और पुष्टि करना। टू बी स्केप्टिकल एंड टू वेरीफाई। हाँ, किसी भी ऐसी स्थिति में जहां आप पर जल्दी करने का दबाव बनाया जा रहा हो या कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि सच न लगे, तो वहां बस एक पल के लिए रुकना और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना। हाँ, ये पूछना कि ऐसा क्यों है, क्या ये सच में हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूँ। और ये छोटा सा ठहराव आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। और मान लीजिए कि सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंसी जाए, तब क्या कोई रास्ता है? हाँ, और यहाँ समय सबसे कीमती चीज है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि अगर आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो आपको तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। 1930 या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अच्छा। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर आप धोखेबाजी के पहले घंटे के भीतर शिकायत करते हैं तो पुलिस और बैंकों के लिए उस पैसे के लेन देन को रोकना और इसे वापस लाना ज्यादा आसान होता है। मतलब जितनी देर होगी पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है कि धोखेबाज हमारी भावनाओं, लालच और डर और हमारी तकनीकी अज्ञानता दोनों का फायदा उठाते हैं। चाहे वो फर्जी ट्रेडिंग ऐप का सपना हो, डिजिटल अरेस्ट का दुस्वप्न हो या फिर नए साल का एक मासूम सा दिखने वाला मैसेज, इनसे बचने का सबसे बड़ा हथियार जानकारी और सतर्कता ही है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरूर। आज हमने जिन घोटालों की बात की वे आज की तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन धोखेबाज हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे तकनीक और विकसित होगी, धोखेबाजी के तरीके भी बदलेंगे और शायद ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। आपका इशारा किस तरफ है? एआई और डीप फेक की तरफ? कल्पना कीजिए आज से कुछ साल बाद की। हाँ। आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर आपका कोई अपना है, आपका बच्चा, आपका जीवन साथी या आपके माता पिता। ओके। वो मुश्किल में दिख रहे हैं, उनकी आवाज कांप रही है और वो आपसे तुरंत पैसे भेजने के लिए कह रहे हैं। सब कुछ, चेहरा, आवाज, हाव भाव एकदम असली है। लेकिन वो असल में है नहीं। वो एआई की मदद से बनाया गया एक डीप फेक है। बाप रे। उस स्थिति में विश्वास और संदेह के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो जाएगी। आप कैसे पहचानेंगे कि क्या असली है और क्या नकली? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक अहम सवाल है कि भविष्य के इन खतरों के लिए हम खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे तैयार कर सकते हैं। तकनीक पर हमारी निर्भरता के साथ साथ हमारी आलोचनात्मक सोच को भी विकसित होना